बहुत स्वागत करो पहले वो बोले वारे पंजाब वारे पंजाब गिरीश बाबू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। बाकी लोग बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए आप रहिए दादा आप मैं इस पर रहिए हो गया बाद में बात कर रहे ना भैया उतरेंगे मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है दक्षिण नागपुर के हमारे सारे आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, अपने घरों में बैठकर, दुकानों में बैठकर, माइक्रोफोन के माध्यम से जो मेरी बात सुन पा रहे हैं या मोबाइल के माध्यम से जो लोग भी इस जाहिर सभा को में शिरकत कर पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं। आप हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहब की याद में, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले के सम्मान में आप हमारे साथ आवाज़ को बुलंद कीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकरांचा, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुलेंचा। एक नारा और आज लगाने की जरूरत है, वारे पंजाब वारे पंजाब। मला मराठी येत नाही, हिंदी में बात करूं? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज ये बड़े हर्ष की बात है कि आज 14 नवंबर है और पूरा देश और पूरी दुनिया में नेहरू के विचारों से जो लोग प्रभावित हैं, जो अपने आप को नेहरूवादी कहते हैं, और पूरा देश ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहा जाता था और उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जब हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं, तो नेहरू अक्सर अपनी सभाओं में जब जाते थे तो एक बात जनता से पूछा करते थे कि ये जो आप भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता की जय का क्या अर्थ होता है? और पंडित नेहरू जवाब देते थे, भारत माता की जय का अर्थ होता है आपका जय, भारत में रहने वाले लोगों की जय। जब आप कहते हैं भारत माता की जय, मतलब ये आपकी जय है, यहाँ के 140 करोड़ लोगों की जय है। पंडित नेहरू सिर्फ व्यक्ति नहीं है, भारत के इतिहास का वो महत्वपूर्ण अध्याय है जिस अध्याय में आधुनिकता का चैप्टर लिखा हुआ है, जिस अध्याय में वैज्ञानिकता का चैप्टर लिखा हुआ है, जिस अध्याय में धर्मनिरपेक्षता का चैप्टर लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब हम नाम लेते हैं तो उनके नाम के साथ हमारी स्मृति में आता है देश में बनने वाले बड़े बड़े डैम, हमारी स्मृति में आता है एम्स का बनना, DRDO का बनना, इसरो का बनना, IITs का बनना, आधुनिक सड़कों का बनना, फैक्ट्रियों का बनना, और हमारे चांद पर जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। और हम धरती पर चांद को पूजने वाले लोग एक दिन चांद की धरती पर जाकर के खड़े हुए। उस आधुनिकता और वैज्ञानिकता की नींव इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी है। इसीलिए आज जब हम लोग महाराष्ट्र की चुनावी चर्चा पर यहाँ उपस्थित हुए हैं तो कुछ सीधी बात करने की ज़रूरत है। सीधी बात क्या है
मेरा यह मानना है कि इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में सिर्फ आमदार का चुनाव नहीं है। ये जो पांडव साहब, वो पांडव याद है ना, महाभारत वाला, कौरव और पांडव, इनके नाम में भी पांडव है, कि सिर्फ इनको आमदार चुनने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र को अपमानित किया, जिन लोगों ने महाराष्ट्र के वोटरों के वोट के साथ गद्दारी की, और मैं कहता हूं कि जो आमदार 50-50 करोड़ में बिक गए, वो आमदार नहीं गद्दार हैं। उन गद्दारों को जवाब देने का चुनाव है ये, उन गद्दारों को जवाब देने का चुनाव है ये। क्योंकि आपने एक वीडियो देखा होगा, अजीत पवार साहब, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी जेल में डालना चाहते थे, अभी उनको उप मुख्यमंत्री बना करके अपने कैबिनेट में रखा है। उनका एक इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू में कह रहे हैं वो कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई और महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी और सरकार कैसे गिरेगी, उस मीटिंग का फैसला गुजरात का एक व्यापारी कर रहा था। बताइए, वोट दिया महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों ने, वोट दे करके आमदार चुना महाराष्ट्र के लोगों ने। और ये महाराष्ट्र कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र है जो आज सोचता है कल पूरा राष्ट्र उसके ऊपर चलता है। ये वो महाराष्ट्र है, ये वो विदर्भ की धरती है जहाँ संत महात्मा पैदा हुए। ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की भूमि है, ये भूमि है दीक्षा भूमि की, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने सिद्धांत गढ़े, संविधान की संकल्पना रची और इस देश में एकता और समानता का सिद्धांत लेकर के आए। ये विदर्भ की धरती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। वर्धा में आज भी सेवाग्राम बना हुआ है, विनोबा भावे का आश्रम बना हुआ है। इस विदर्भ में एक से एक महान विभूति पैदा हुए। हम कहते हैं कि देश में जब जब अंधकार फैलता है, राष्ट्र में जब जब नफरत फैलता है, तो देश को, राष्ट्र को रोशनी दिखाने का काम महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र के हमारे आदरणीय मतदाताओं, आपके मतदान के साथ, आपके वोट के अधिकार के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख करके जो बराबरी का वोट का अधिकार दिया था, उस वोट को मजाक बनाने का काम किया गया है। महाराष्ट्र के इतिहास परंपरा को कलंकित करने का काम किया गया है, जो आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं हुआ। जैसे लोहा टीना बिकता है, जैसे आलू मूली बिकता है, जैसे मुर्गी मुर्गा बिकता है, वैसे चुने हुए आमदार बंबई में बिक रहे थे, मुंबई में उनका सौदा हो रहा था। ये महाराष्ट्र के वोटर का अपमान है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप 20 तारीख को वोट देने के लिए जाइएगा, तो ये सिर्फ आमदार चुनने का वोट नहीं है, ये गद्दारों को सबक सुनाने का वक्त है। बोलिए, आप गद्दारों को सबक सिखाएंगे? महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा। अगर महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा तो मैं आपको कहता हूं, महाराष्ट्र में परिवर्तन के मायने क्या हैं। महाराष्ट्र में परिवर्तन के मायने ये हैं कि यहाँ जो बेरोजगारी है, उन बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जो कमर तोड़ महंगाई है, उस कमर तोड़ महंगाई पर रोक लगाई जाए। आप बताइए, ये बार बार कांग्रेस को गालियां निकालते हैं, नेहरू जी के बारे में व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज प्रचारित करते हैं। 10 साल पहले की बात है, मैं 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 साल पहले की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा था ना। पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? दाल 50 रुपये किलो मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? सरसों का तेल 70 रुपये किलो मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? आज एलपीजी कितने का मिल रहा है? बोलिए बोलिए। अभी बोलने में प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी नहीं लगाया है, बोल लीजिए। हो सकता है कि सांस लेने में भी जीएसटी लगा दिया जाए। तो बताइए, सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है ना, और दाल 200 रुपये की, तेल 150 रुपये का, पेट्रोल 100 रुपये लीटर। महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई बढ़ी है। तो इस हिसाब से किसानों के फसल का दाम भी बढ़ना चाहिए ना। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तो कपास 1 क्विंटल 10,000 रुपया मिल रहा था, सोयाबीन 4,000 रुपया मिल रहा था, धान 3,000 रुपया मिल रहा था। आज मालूम है कपास कितना मिल रहा है? कपास का किसानों को 7,000 रुपया मिल रहा है।
सोयाबीन का 2700 रुपया मिल रहा है, धान का 2200 मिल रहा है। ये कौन सा जादू है भैया कि किसान गरीब मजदूर जब सामान खरीदने के लिए बाजार जाए तो उसको सामान महंगा मिलता है, लेकिन जब अपना सामान बेचने के लिए बाजार में जाए तो उसका सामान सस्ता मिलता है। ये बेईमानी है, बेईमानी। और यही बेईमानी लोगों के नज़र में ना आ जाए, इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इंसान को इंसान से लड़ाया जाए। मैं कहता हूँ क्या इंसान से ज़्यादा समझदार वो डेंगू के मच्छर हैं जो काटते हैं। टीका वाले को भी तो डेंगू ही होता है और टोपी वाले को भी डेंगू ही होता है। क्या इंसान से ज़्यादा समझदार मच्छर हो गए हैं? आज इंसानों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, आत्मसम्मान का सवाल भुला करके इंसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये बंटवारा क्यों किया गया है? ये बंटवारा इसलिए किया गया है कि 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने यही काम हमारे साथ किया था। व्यापार करने के लिए बाहर से आए थे और यहाँ का कपास लूट के ले जा रहे थे, यहाँ का धान, यहाँ का कोयला, यहाँ का पानी, यहाँ का सोना, यहाँ का हीरा लूट करके इंग्लैंड ले जा रहे थे। फिर दिल्ली में एक मीटिंग हुई, एक व्यापारी उस मीटिंग में बैठा हुआ था जो ये तय कर रहा था कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी। एन केन प्रकारेण सरकार बना करके वो महाराष्ट्र के संसाधन को लूट करके अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचाना चाहते हैं। इस साजिश का पर्दाफाश हम तमाम महाराष्ट्र के लोगों को करना पड़ेगा। और ये साजिश नहीं है तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, फडणवीस साहब डिप्टी सीएम है ना, मुख्यमंत्री तो नहीं है ना। तो जब डिप्टी सीएम ही बनना था तो उद्धव जी ठाकरे में क्या दिक्कत है? उद्धव जी ठाकरे की सरकार क्यों तोड़ी गई? शिंदे साहब को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया और क्यों फडणवीस साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए जया शाह के पप्पा को मुंबई में एक कठपुतली सरकार चाहिए, जो कठपुतली सरकार जो यहाँ की संसाधन लूटे जाएं उस पर मुंह पे ताला लगा करके रखे। इसलिए कहता हूँ कि इनकी नज़र है महाराष्ट्र की धन और संपत्ति पे, इनकी नज़र है उत्तर महाराष्ट्र पे, मराठवाड़ा पे, कोंकण पे, विदर्भा पे। ये जो महाराष्ट्र की संपत्ति है, इसके जो शहर हैं, नागपुर हो, पुणे हो, नवी मुंबई हो, ठाणे हो, नासिक हो, ये मुंबई हो, इन इलाकों की संपत्ति को ये लूटना चाहते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों, हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं। ये मौका है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप उन गद्दारों को क्या सबक सिखाते हैं। अगर आप 20 तारीख को परिवर्तन करेंगे, 23 तारीख को हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 गारंटी लागू करेंगे। वो एक बात आप लोगों ने सुनी है ना, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वो 5 गारंटी महाविकास अघाड़ी लागू करेगी और वो 5 गारंटी ये है कि हम अपने बहनों के खाते में 3000 रुपया पहुंचाएंगे, हम अपने नौजवान साथियों के खाते में 4000 रुपया पहुंचाएंगे। जो हर परिवार के लोग हैं 25 लाख तक का उनका इंश्योरेंस करवाएंगे और जो किसान हैं 3 लाख तक का उनका कर्जा माफ़ करेंगे। क्योंकि देश के लोगों से बनता है। अगर इस देश के पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है तो हम अन्नदाताओं का भी कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि ये देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है। ये संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। इसीलिए हम आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं। ये मौका है इतिहास बनाने का। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती है, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देती है। इसीलिए साहू जी महाराज, फूले जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विचारों पर चलने वाले जो लोग हैं, उनसे हमारा एकमात्र निवेदन है, जिस तरीके से 400 पार के नारे के गुब्बारे को आपने हवा निकाली है, जिस तरीके से आपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा की है, उसी तरीके से आपको महाराष्ट्र बचाना है और पूरे राष्ट्र को यह संदेशा देना है कि जब जब इस गणराज्य पे कोई खतरा होगा, चुना हुआ आमदार और खासदार अगर खरीदा और बेचा जाएगा तो जनता के अदालत में इसका फैसला होगा और जनता ये तय करेगी कि उनका सेवक कौन होगा, उनका शासक कौन होगा। क्योंकि गणराज्य होने का मतलब ये नहीं होता है कि राजा रानी
अंबानी के कोख से पैदा नहीं होगा, वो जनता के वोट से पैदा होगा। और आपका वोट महाविकास अघाड़ी को मिलता है तो हम महाराष्ट्र में नया विकास की इबादत लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार और नारा लगाइएगा, वारे पंजाब, वारे पंजाब। और वो महाविकास अघाड़ी के लिए क्या कहते हैं? महाविकास आघाडी चा विजय असो। मला मराठी येत नाही। महाविकास आघाडीचा महाविकास आघाडीच्या महाविकास आघाडीच्या धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। तो हमारे साथ एक बार फिर से कहिए, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकरांच्या, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकरांच्या। सभी साथियों को जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपल्या सगळ्यांचं मनातून धन्यवाद मानतोय मी।